Good morning to all of you. I hope all are better. लास्ट क्लास में हमने मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस को रीड किया था. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. बीएसटी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अपना जो थ्योरी और प्रैक्टिकल्स जो एग्ज़ाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है. इस टॉपिक पे आपकी फ़ाइल भी बनती है तो आपको हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिकॉज़ प्रैक्टिकल में मोस्टली इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो हैं वो पुट किए जाते हैं. आपको एक एक प्रिंसिपल जो है वो क्लियर होना चाहिए कि इस प्रिंसिपल्स में क्या एक्सप्लेन किया गया है, क्या बताया गया है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपके हेनरी फ्योल ने दिए थे, जिनका बर्थ एंड डेथ 1841 टू 1925 रहे हैं. ये इन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए थे आपको कि आपको काम करते टाइम ये प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो करने हैं. ओके, तो आपको मैं प्रिंसिपल, इसके जो प्रिंसिपल हैं वो 14 प्रिंसिपल्स हैं. आपको हर प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए. मैं स्लोली आपको हर प्रिंसिपल्स को डिस्कस करूँगी. ठीक है, तो आवर फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क. मीन्स काम का बंटवारा, काम को डिवाइड करना. तो इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल ने ये बोला कि जब भी आप कोई वर्क करते हो तो उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो. जो भी आपका टोटल वर्क है उसको छोटे छोटे काम में डिवाइड कर दो. सारा काम एक पर्सन को मत दो, उसको डिवाइड करके स्मॉल पार्ट्स में हर पार्ट्स एक एक एम्प्लॉइज़ को दे दो. और जो एम्प्लॉई जिस काम को करने में बेस्ट है उसको वही काम दो. ठीक है, जैसे मान लो हमारी कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हम जो है मशीन बना रहे हैं, तो टोटल मशीन का काम एक पर्सन को ना दे के मशीन के जितने भी स्पेयर पार्ट हैं, जिसका जितने भी उसके स्ट्रक्चर हैं, उनको अलग अलग पर्सन्स को अलग अलग काम दो. जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम दो. जैसे कई पर्सन जो है पेंटिंग अच्छी करते हैं, पेंट कर देंगे वो उस पर. कुछ पर्सन्स जो हैं वो उस पर जो है वो प्रिंटिंग का काम अच्छा करते हैं. कुछ पर्सन्स जो हैं वो मशीन को स्मूथली जो है वो स्पेयर पार्ट को ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो अगर आप उस पर्सन को वही काम दोगे जिसका उसमें इंटरेस्ट है तो उसमें उसको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा. यही एक वर्ड है आपका, स्पेशलाइजेशन. जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है उसी को वही काम देना. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एज फार एज पॉसिबल द वर्क शुड बी डिवाइड इनटू द स्मॉल पार्ट. काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो. ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइन ओनली ए वन पार्ट ऑफ द वर्क. हर पर्सन्स को काम का सिर्फ एक पार्ट दो. ही वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी. और वो काम भी जो है वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग करे. एंड टेस्ट, जो भी उसका टेस्ट है, सो दैट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन में बी अचीव. इससे क्या होगा कि हमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिल जाएंगे. ठीक है, क्योंकि जिस मान लो आपको वो काम करना पसंद है, मैं आपको वही वर्क दूंगी तो आप उस काम को बेस्ट वे से करोगे. तो इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं, कुछ नेगेटिव है. तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं आपके. फर्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन. बिल्कुल सही बात है, आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग मिला है काम. सेकेंड, इंक्रीज़ इन द वर्क एफिशिएंसी ऑफ वर्कर. वर्कर्स की जो काम करने की कुशलता है, एफिशिएंसी है, वो भी क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज उनको अपने चॉइस का काम मिलेगा. नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? द अबव मेंशन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी अवेलेबल. हर बार ऐसा नहीं होता कि हमें स्पेशलाइजेशन का गुण मिले. द वर्क एफिशिएंसी ऑफ वर्क विल बी रिड्यूस. कई बार उनकी काम करते करते एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. आवर सेकेंड पॉइंट इज़ अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आप किसी काम को करने के लिए किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हो, आपने किसी पर्सन्स को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको ये काम करना है,
तो आपको उस काम के लिए उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, आपको अधिकार भी जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो साथ साथ चलती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलेंगी। इट मीन्स दैट व्हेन ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन गिवन ए पर्टिकुलर वर्क, अगर किसी पर्सन को कोई पर्टिकुलर वर्क मिलता है, ही इज़ मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, वही उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन ही इज़ गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इस काम को करने के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दी, बट साथ में आपको उसको अथॉरिटीज़ भी देनी पड़ेगी। देखो इसका एग्जांपल बताती हूँ कि आपकी कोई शॉप है और आपको कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है। आप अपने वर्कर को कहोगे कि आप जो है इस शॉप्स को संभालना, अच्छे से सेलिंग करना। मान लो आपके पीछे से कोई काम मटेरियल जो है वो फिनिश हो जाता है, तो आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि आपको माल सेल करना है, बट अगर कमी पड़ती है तो आपको अधिकार भी देने पड़ेंगे कि अगर स्टॉक ख़त्म हो जाए तो आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी साथ साथ चलती हैं। क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट होंगे? हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट, आपका टारगेट जो है वो ईज़िली अचीव हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इज़ इंक्रीज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय, अगर आप किसी एम्प्लॉय को अधिकार दोगे कि आपको ये अथॉरिटी तो है कि आप ये काम कर सकते हो, आपको छूट है, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होंगे? रॉन्ग यूज़ ऑफ अथॉरिटी इन द केस मोर अथॉरिटी इज़ गिवन दैन इज़ नीडेड, कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा उसको छूट दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं, तो उसका मिस यूज़ भी कर सकता है। डिफ़िकल्टी इन अचीविंग द टारगेट इन द केस लेस अथॉरिटी, अगर आपने उसे कम भी अथॉरिटी दे दी तब भी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। कांट फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन द केस, हम उनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ कुछ केस में फ़िक्स नहीं कर सकते। डिज़ायर रिज़ल्ट आर नॉट ऑब्टेन, जैसा हमने चाहा वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लास्ट पॉइंट इज़ डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय, इससे एम्प्लॉयज़ का जो विश्वास है वो कम हो जाएगा, ओके। तो आपको ये 2 प्रिंसिपल्स को लर्न करना है, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल जो है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल्स थर्ड डिसिप्लिन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।